एनपीएस, ईपीएफ, पीपीएफ या फिर ईएलएसएस। दोस्तों ये सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, लेकिन बजट 2025 के बाद इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज की वीडियो में हम इन चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का इन डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। हम 5 पैरामीटर्स पर कंपेयर करेंगे इन चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को और देखेंगे कि हमारे लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ये 5 पैरामीटर्स हैं: रिस्क, रिटर्न एक्सपेक्टेशन, टैक्स बेनिफिट्स, इनका लॉक इन पीरियड या विड्रॉल प्रोसेस, एंड फिफ्थ आइडियल फॉर हुम, यानी किन लोगों के लिए ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सेगमेंट नंबर 1 है एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। दोस्तों एनपीएस जो है वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर हम रिटायरमेंट के बारे में सीरियस हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा कॉर्पस अपने लिए बनाना चाहते हैं। इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपको मंथली पेंशन के रूप में आफ्टर रिटायरमेंट मिलता रहता है। कोई भी इंडियन सिटीजन जो 18 से 70 साल की एज के बीच का है वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर चाहे आप कोई सैलरीड प्रोफेशनल हो या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि आपका पैसा एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स के थ्रू इक्विटी में, डेट में या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, जिससे अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो 9 से 10% का रिटर्न हमें इसमें मिल सकता है। अब एनपीएस को हमारे जो 5 पैरामीटर्स हैं उनके हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग। दोस्तों एनपीएस जो है वो एक गवर्नमेंट बैक्ड सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो कि पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। दोस्तों एनपीएस में आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन 500 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एनुअली अगर देखा जाए टोटल एक साल में तो आपको मिनिमम 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अब हम सेकंड पैरामीटर रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखते हैं। दोस्तों एनपीएस में 9 से 10% का हमें लॉन्ग टर्म में एनुअली रिटर्न मिल जाता है। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि एनपीएस में कोई फिक्स रिटर्न नहीं है, ये बेस्ड ऑन द मार्केट हमें रिटर्न मिलता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमें अच्छा भी रिटर्न मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, और मार्केट ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो थोड़ा कम भी मिल सकता है। एवरेज अगर देखें तो 9 से 10% का हमें लॉन्ग टर्म में एनुअली रिटर्न मिल जाता है। अब हम थर्ड पैरामीटर यानी कि लॉक इन पीरियड एंड विड्रॉल प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं एनपीएस को। दोस्तों इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 60% कॉर्पस हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें लमसम पेमेंट के रूप में मिल जाता है और रेस्ट 40% पैसा हमें एज अ मंथली पेंशन मिलता रहता है। सेकेंडली, मान लो एट द टाइम की अगर जो सब्सक्राइबर है, जो इन्वेस्टर है, उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो पूरा 100% कॉर्पस जो है वो उसकी लीगल हायर या फिर नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब हम फोर्थ पैरामीटर टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से देखते हैं। दोस्तों एनपीएस में ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हम 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80C में, जो कि टैक्स डिडक्शन के रूप में हमें मिलता है। सेकेंडली, अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम की बात करूं तो हमें कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में जो आपका एम्प्लॉयर है ना दोस्तों, वो 14% तक ऑफ योर बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके एनपीएस में, जो कि आपके लिए टैक्स बेनिफिट के रूप में काम करेगा। दोस्तों इसमें जो 60% पैसे रिटायरमेंट के टाइम मिला वो तो टैक्स फ्री होता है, लेकिन जो 40% पैसे के अगेंस्ट में हमें मंथली पेंशन मिलती है वो पैसे को हम नॉर्मली जो इनकम हमारी है उसके हिसाब से वो टैक्सेशन में आता है, यानी टैक्स स्लैब के हिसाब से हमें उस पर टैक्स पे करना होता है। हमारा फिफ्थ पैरामीटर के हिसाब से देखते हैं कि एनपीएस किन के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोस्तों हर वो बंदा जो एक रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता है, अपने लिए रिटायरमेंट के टाइम पे एक अच्छा कॉर्पस बनाना चाहता है, एनपीएस जो है एक रिटायरमेंट फोकस्ड प्लान है और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन साबित हो सकता है। अब हम हमारे सेकंड सेगमेंट यानी सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पीपीएफ की तरफ चलते हैं। दोस्तों पीपीएफ जो है वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जिसमें हर इंडियन नेशनल के लिए अकाउंट ओपन हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है। मैं पर्सनली पीपीएफ को एक ऐसे ऑप्शन के रूप में देखता हूँ जो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर सिखाता है और हमें ये बताता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। पीपीएफ को हमारे 5 पैरामीटर्स के हिसाब से देखते हैं। नंबर 1 रिस्क। दोस्तों पीपीएफ जो है वो एक गवर्नमेंट बैक्ड सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यानी कि इसमें कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। ये बिल्कुल लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट है और पैसा आप इसमें अच्छे से प्रॉपर्ली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम अपने सेकंड पैरामीटर रिटर्न्स के हिसाब से देखते हैं पीपीएफ का। दोस्तों पीपीएफ में एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है
जो कि 7.1% का होता है। इसमें एनपीएस की तरह बेस्ड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस रिटर्न्स नहीं मिलते, फिक्स डेट ऑफ रिटर्न है। इसके साथ ही जो मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर द लॉक इन पीरियड ऑफ 15 ईयर्स है वो टैक्स फ्री होता है। दोस्तों अगर विड्रॉल की बात करें तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स आपकी मैच्योरिटी के टाइम आपको पूरा पैसा मिल सकता है, और अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो मिनिमम 5 साल तो आपको पैसा होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद आप 50% ऑफ द अमाउंट जो आपका कॉर्पस बन चुका है पिछले साल के एंड पे, उतना 50% ऑफ द अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, एक और चीज है, प्री मेच्योर क्लोजर अगर हमें करना है, मान लो 15 साल से पहले हमें अकाउंट को बंद करना है, तो फिर हम किसी सीरियस इलनेस या हायर एजुकेशन के केस में ये स्पेसिफिकली कह सकते हैं कि हमें प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ कर दिया जाए। फोर्थ पैरामीटर टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से अगर देखें तो पीपीएफ में हमें ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग मिल जाता है, लेकिन अंडर न्यू टैक्स रिजीम हमें ऐसा कोई भी डिडक्शन दोस्तों अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली जो मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलता है आफ्टर द 15 ईयर्स वो पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है। ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है जिसकी वजह से हम पीपीएफ को आज भी आफ्टर द न्यू टैक्स रिजीम कंसीडर कर सकते हैं। अब फिफ्थ पैरामीटर के हिसाब से देखते हैं, जो कि है कि ये किन के लिए बेस्ट एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट का। दोस्तों वो लोग जो लो रिस्क इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और उनको लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बिल्ड करना है, तो वो पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर वो पैसे को लॉक रख सकते हैं, यानी कि उनको एकदम से पैसे की कोई अभी अर्जेंट नीड नहीं है और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो पीपीएफ एक बहुत बढ़िया रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। जो हमारा सेगमेंट थर्ड है, यानी कि थर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दोस्तों, वो है ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये जो है एक बहुत बढ़िया डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है, क्योंकि इसमें एक फायदा होता है और वो ये कि हमें जब सैलरी आती है ना, तो उसमें से ईपीएफ कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कट कुट के आती है। तो यार इससे भला क्या हो सकता है बेटर कि हमें जब पैसा मंथली मिल रहा है उसमें ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट हो गया, हमें अलग से पैसा इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ा और हमारा रेगुलर इन्वेस्टमेंट की हैबिट भी डेवलप हो गई। इसलिए ईपीएफ एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेकेंडली, ईपीएफ में आप तो अपनी सैलरी से डिडक्शन करवा के पैसा कंट्रीब्यूट करते ही हो, आपका जो एम्प्लॉयर है ना दोस्तों, वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। अब हम हमारे 5 पैरामीटर्स के हिसाब से ईपीएफ को देखते हैं। सबसे पहले आता है रिस्क पैरामीटर। दोस्तों ईपीएफ जो है सेफ एंड सिक्योर्ड गवर्नमेंट बैक्ड एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है और ये लोग इसको रेगुलेट करते हैं। अब हमारे सेकंड पैरामीटर रिटर्न के हिसाब से देखते हैं। दोस्तों ईपीएफ में हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो कि एनुअली ईपीएफओ द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर टिपिकली देखें तो अभी तक ये देखा गया है कि 8 से 12% के बीच में रेट ऑफ रिटर्न हमें इसमें मिल जाता है। अगर हम अपने थर्ड पैरामीटर यानी कि लॉक इन पीरियड एंड विड्रॉल्स के हिसाब से देखें तो एक बात यह समझना जरूरी है कि अगर हम ईपीएफ में 5 साल से पहले पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर दोस्तों वो जो रिटर्न्स है ना वो टैक्स फ्री नहीं होते हैं। अदरवाइज अगर हम पूरा अपने रिटायरमेंट तक पैसे को होल्ड करते हैं तो जो रिटर्न्स हमें मिलते हैं ना वो पीपीएफ के तरह ही टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि कोई भी पैसा कोई भी टैक्स हमें उस पर पे नहीं करना होता है। हाँ, इसमें एक और चीज है, हम चाहें तो बीच बीच में पार्शियली कुछ एडवांसेस विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए किसी शादी के खर्चे के लिए, एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए, घर खरीदने के लिए या घर में रेनोवेशन करवाने के लिए पैसा चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के लिए हम एडवांसेस विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, फुल पैसा अगर हम रिटायरमेंट के टाइम पे विड्रॉ करेंगे तो वो टैक्स फ्री रहेगा, 5 साल से पहले करेंगे तो वो टैक्स फ्री नहीं रहेगा। फोर्थ पैरामीटर टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो इसमें भी पीपीएफ की तरह ही सिमिलर केस है। अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम हमें 1.5 लाख का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग, बट अंडर द न्यू टैक्स रिजीम हमें ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है दोस्तों। साथ ही जो रिटर्न्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल रहे हैं वो सारे रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं। फिफ्थ पैरामीटर वो ये बताता है कि ये किसके लिए बेस्ट है। तो ईपीएफ जो है वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हाँ, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बहुत ज्यादा इसमें हमें रिस्क नहीं लेना। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग ज्यादा रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है ये पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। सेगमेंट 4 है दोस्तों ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम।
ELSS जो है वो एक टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल है जिसमें कि 80% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इसीलिए दोस्तों इसमें ये पोटेंशियल होता है कि ये हमें हायर रिटर्न्स तक दे सकता है, क्योंकि जब इक्विटी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा मिनिमम 80%, तो ये चांसेस है कि हमें ज्यादा इंटरेस्ट, ज्यादा रिटर्न वहां पे मिल सके। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हमारे पैसे को मैनेज करते हैं और इसमें हम मिनिमम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब हम अपने 5 पैरामीटर्स के ऊपर एनालाइज करते हैं ELSS फंड्स को। सबसे पहला, जब हम रिस्क के हिसाब से देखते हैं तो ELSS फंड्स में दोस्तों थोड़ा सा रिस्क तो होता है, क्योंकि पैसा 80% तक सिर्फ इक्विटी में जा रहा है, तो हो सकता है कि मार्केट फ्लक्चुएशंस हो तो पैसे की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। दूसरा, इस वजह से कोई फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं है, मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से हमें पैसे पे रिटर्न मिलता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। साथ ही कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो थोड़ा सा रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं, तो मेरा एक सजेशन है कि आप ELSS फंड्स में SIP के रूप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उससे होगा क्या, मार्केट जब अप एंड डाउन होगा ना, तो हम वहां पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की मदद से, एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इस वजह से हम अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे SIP के रूप में। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने लिंक आई बटन में छोड़ दी है, आप अभी जाके चेक कर सकते हो। हमारे सेकंड पैरामीटर रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो इसमें जो रिटर्न्स है वो मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलते हैं, और सेकेंडली अगर पिछले 10 साल का कैटेगरी एवरेज देखा जाए तो वो रफली 13.57% का रहा है। हमारे थर्ड पैरामीटर लॉक इन पीरियड एंड विड्रॉल्स की बात करें तो ELSS फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है दोस्तों, और सेकेंडली आप इसमें प्री मैच्योर एग्जिट नहीं ले सकते हो, यानी कि आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो 3 साल बाद ही आप विड्रॉ कर पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर हम अपने फोर्थ पैरामीटर टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो ये भी एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर सेक्शन 80C की वजह से हमें 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन इसके इन्वेस्टमेंट में मिल सकता है। न्यू टैक्स रिजीम की अगर बात करें तो हमें ये बेनिफिट इसमें नहीं मिलता। अगर हम अपने इसमें रिटर्न्स की बात करें, जो पैसा हम 3 साल के बाद इसमें गेन करेंगे उसकी बात करें, तो वो दोस्तों LTCG के रूप में कंसीडर किया जाता है, यानी कि उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स हमें पे करना होता है। फिफ्थ पैरामीटर की अगर बात करें तो ELSS फंड्स उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो थोड़ा कम लॉक इन पीरियड चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान रखना, सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जिनकी हमने बात करी ना, उन सब में ELSS फंड्स हाईएस्ट रिटर्न परसेंटेज गेन करने का, जनरेट करने का मादा रखते हैं। क्यों? क्योंकि 80% तक का पैसा इक्विटी में जा रहा है, जैसा हमने बात करी, इसलिए रिटर्न परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। दोस्तों ये है डिटेल्ड एनालिसिस हमारे चारों टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, जिसमें हमने NPS, EPF, PPF एंड ELSS फंड्स के बारे में बात करी है। आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आप अगर कंजर्वेटिव हो, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखते हो, इन सब के हिसाब से अपनी वेल्थ बिल्डिंग के प्रोसेस में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, एक और चीज मैं कहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप किसी एक में ही पैसे को डालो, आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करके एक अच्छा कॉम्बो डिजाइन कर सकते हो अपने लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेहतर लगा और आप किसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।